देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकता कानून में संशोधन करके पीआईओ यानी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड को स्थायी रूप से विलय करने का फैसला किया है। इन दोनों कार्ड को एकीकृत करने के लिए सरकार ने प्रवासी भारतीय दिवस के पहले इस वर्ष 9 जनवरी को नागरिकता कानून 1955 में संशोधन का अध्यादेश भी जारी किया था। गुरुवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई अंतर मंत्रालयी बैठक में इस विधेयक के प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि नागरिकता कानून में संशोधनों को स्थायी बनाने के लिए अध्यादेश की जगह संसद में विधेयक पास कराना जरूरी है। अधिकारी का यह भी कहना था कि इस संशोधन पर कैबिनेट की मोहर लगने के बाद बजट सत्र में विधेयक को संसद में पेश कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले वर्ष अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए पीआईओ और ओसीआई कार्ड को एकीकृत करने की घोषणा की थी। इससे भारतीय मूल के लोगों को कई तरह के फायदे होंगे। पीआईओ वीज़ा अब तक 15 साल के लिए ही दिया जाता था, अब ये आजीवन के लिए होगा, उसी तरह जैसे ओसीआई वीज़ा होता है। पीआईओ वीज़ा हासिल करने वालों को भारत में 6 महीने से अधिक रहने पर पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करानी होती थी, पर 6 महीने पर वापस भारत लौटने के बाद उन्हें पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाना पड़ता था। अब उन्हें पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। ओसीआई कार्ड रखने वालों को पहले से ही इसमें छूट मिली हुई है। इसके अलावा पीआईओ कार्डधारी भी अब भारत में ज़मीन जायदाद खरीद फरोख्त कर सकेंगे और उसी तरह जैसे ओसीआई कार्ड रखने वाले करते हैं। और साथ ये भी कि इस धारा को ख़त्म कर दिया गया है जिसके तहत भारतीय नागरिकों से शादी करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम लगातार 1 साल भारत में रहना ज़रूरी था। पीआईओ और ओसीआई के विलय के बाद भारतीय मूल के लोगों को हमेशा के लिए भारत में रहने की इजाज़त होगी और उन्हें वो सभी अधिकार होंगे जो आम भारतीय नागरिक को होते हैं। केवल चुनावों में भाग लेने और वोट देने की अनुमति नहीं होगी। देश देशांतर में यही विषय है आज हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा के सचिव रहे अजय चौधरी साहब, विदेश मंत्रालय में सचिव रहे पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब, वरिष्ठ पत्रकार अमित बरुआ और लंदन में प्रवासी भारतीय पत्रकार विजय राणा। इससे पहले कि हम इस चर्चा की शुरुआत करें, आइए देख लेते हैं इस बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट। अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीआईओ यानी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड को एकीकृत करने का ऐलान किया था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयीय बैठक में विधेयक को अंतिम रूप दे दिया गया। सरकार की कोशिश है कि संसद के बजट सत्र में ही नागरिकता कानून संशोधन विधेयक पास करा लिया जाए। पीआईओ कार्ड धारकों को भारत वीजा फ्री यात्रा के अलावा कई सुविधाएं देता है, जबकि ओसीआई का संबंध दोहरी नागरिकता प्रावधानों से है। इसके तहत वो भारतीय जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के अलावा 26 जनवरी 1950 के बाद किसी अन्य देश में बस गए थे, भारतीय नागरिकता पा सकते हैं। पीआईओ और ओसीआई कार्ड को स्थायी रूप से एक करने की मांग काफी अरसे से उठती रही है। नागरिकता कानून संशोधन विधेयक पास हो जाता है तो इसका फायदा दुनिया भर में रह रहे करीब 2.5 करोड़ प्रवासी भारतीयों को मिलेगा। ज़ैगम मुर्तज़ा, राज्यसभा टीवी। जी, और अब इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अनिल चौधरी साहब हैं। आप विदेश मंत्रालय में सचिव रहे। अनिल चौधरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने लंबे समय तक ये जो समस्या थी पीआईओ और ओआईसी की, इसको लेकर के काफ़ी दिनों तक देखा है। जो प्रवासी भारतीय हैं उनका की जो मांग थी एक लंबे अरसे से, वो अब शायद पूरी होने जा रही है। किस तरह का फ़ायदा होगा प्रवासी भारतीयों को जिनकी तादाद लगभग 2.5 करोड़ है इस वक्त? देखिए, इसमें कोई इसमें समस्या नहीं थी जी, कन्फ्यूजन था जी। और पीआईओ जैसे आपने कहा 15 साल के लिए आइए, आप प्रॉपर्टी नहीं एक्वायर कर सकते, ये अच्छा रहेगा, अच्छा है। और इससे उनको तो फ़ायदा होगा ही, उनको कन्वीनियंस होगी, हमारे देश को फ़ायदा होगा। क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है, स्पेशली अमेरिका में जहाँ मैं मिनिस्टर था फॉर कम्युनिटी अफेयर्स, they are very influential and they occupy prime positions in the life of the country, of their country of adoption. Doctors हैं, engineers हैं, eminent people. They want to do something for India and we should facilitate that. जी, पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब, आप विदेश मंत्रालय में रहे, लंबा आपका तजर्बा है, कई देशों में आप राजदूत रहे, विदेश मंत्रालय में सचिव। ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन जब से शुरू हुआ
तब से ये लगातार बात कही जा रही थी और शायद 2002 या 2004 में ये PIO के बारे में सोचा गया था और ये जब किया गया था, लेकिन इसको लेकर के काफ़ी, जैसा अभी अनिल चौधरी साहब ने कहा, कन्फ्यूजन था। अब ये कन्फ्यूजन दूर होगा जब संसद में ये कानून बन जाएगा, प्रस्ताव जो कि अभी अध्यादेश के ज़रिए से सरकार ने लागू किया है। आप क्या मानते हैं कि किस तरह का फ़ायदा प्रवासी भारतीयों को होगा? देखिए, हम पहले तो मैं शुरुआत करता हूं कि हम लोग कहते हैं कि यू कैन टेक एन इंडियन आउट ऑफ इंडिया बट यू कांट टेक इंडिया आउट ऑफ एन इंडियन। तो ये जो लगाव है PIO और जो बाहर बसे हैं हमारे, जिन्होंने कई देशों के उन्होंने शायद पासपोर्ट भी ले रखे हैं, वो कन्वीनियंस के लिए ले लेते हैं पासपोर्ट, पर दिल तो हिंदुस्तानी है, इसलिए वो चाहते हैं कि आते भी हैं, यहाँ पे निवेश भी करते हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, सब लोग आना चाहते हैं, साल में कोई 2-3 बार आते हैं। तो उसको उनकी सुविधा के लिए ये मांग तो चली आ रही थी बहुत दिनों से कि हमको आजीवन दे दीजिए, हमको कुछ 15 साल का दे दीजिए। इस करते करते वो दो तरह के कार्ड शुरू हुए, PIO और OCI। अब ये अच्छा है कि ये एक हो जाएगा, इसमें एक बैलेंस आ जाएगा और वी विल ट्रीट एवरीबडी इक्वली। सब PIO कार्ड होल्डर्स जितने भी हैं, अब उनको OCI का ही दर्जा दे दिया जाएगा। सो दे विल बी ट्रीटेड एज जो कार्ड अभी है उनके पास, वो बाद में फिर वो चेंज करा लेंगे क्योंकि 2 डिफरेंट कार्ड्स हैं जी, तो वो हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए और फायदे जो हैं आपने तो गिनाई दिए हैं, क्या क्या फायदे। हमारे साथ विजय राणा साहब भी हैं जो लंबे समय से लंदन में रह रहे हैं। विजय राणा साहब आजकल हिंदुस्तान आए हुए हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो अब संविधान में एक तरह से कानून में संशोधन करने जा रही है भारत सरकार, नागरिकता कानून को, जिसके तहत PIO और OCI कार्ड को मिला करके एक कर दिया जाएगा, आपकी नज़र में विजय राणा साहब इससे क्या फ़ायदा होगा और किस तरह की समस्याएं प्रवासी भारतीय विदेश में महसूस करते हैं अब से पहले? देखिए कुर्बान, जहाँ तक प्रवासी भारतीयों का सवाल है तो जो NRI कम्युनिटी है उसमें बड़ी भारी खुशी की लहर दौड़ जाएगी जब ये खबर उन तक मिलेगी। ये प्रधानमंत्री का चुनाव से पहले भी किया गया एक वायदा था और अमेरिका यात्रा के दौरान भी उन्होंने कहा था कि हम इसको मर्ज करेंगे। अब जहाँ तक किसी को समझ में ये नहीं आता था कि जब OCI देने का फैसला भारत सरकार ले चुकी थी तो फिर PIOs को अलग क्यों रखा गया था। हालांकि ये वो लोग हैं जो आज से कई यानी 50, 60, 100 और 150 वर्ष पहले भारत से चले गए थे, जो खुद भारत में पैदा नहीं हुए थे और जिनके शायद बाबा या परबाबा वहाँ विदेशों में पैदा हुए थे, तो वो भी चाहते थे कि उन्हें बराबरी का दर्जा मिले। तो मैं समझता हूँ कि ये स्वागत योग्य कदम है और हम सब चाहते हैं कि अब देखिए दूसरी चीज़ ये है कि ज़माना बदल गया है। एक ज़माना ये था कि इंग्लैंड से और या अमेरिका में जो लोग बसे हुए लोग हैं वो 7 साल, 8 साल, 10 साल, 14 साल में भारत लौटते थे, लेकिन अब ये जो कम्युनिटी है NRI कम्युनिटी बड़ी समृद्ध कम्युनिटी है, बड़ी प्रॉस्परस कम्युनिटी है। वो बार बार आना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ आना चाहते हैं, वो साल में कई बार आना चाहते हैं। तो और हर बार जाकर के लाइन में लगना और वीज़ा के लिए फ़ीस देना और सारी ब्यूरोक्रेटिक, अब देखिए ना ये कमाल की चीज़ है कि जो आप भारत में जन्मे हैं, अपने घर परिवार रिश्तेदारों से मिलने आ रहे हैं और यदि एक समय सीमा से ज़्यादा आप रहना चाहते हैं तो आपको पुलिस थाने में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये इस तरह की चीज़ें थी जो बड़ी ब्यूरोक्रेटिक चीज़ें थी और अब युग बदल रहा है, समय बदल रहा है और मैं समझता हूँ एक स्वागत योग्य कदम है। जी, मैं आऊँगा विजय राणा साहब आपके पास दोबारा। अमित बरुआ साहब, आप इस कदम को सरकार के किस रूप में देखते हैं कि क्या इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट होगा? जी, मैं समझता हूँ कि एक सहूलियत है और मेरा तो ये मानना है कि जब OCI का सिस्टम शुरू किया गया था उसी वक्त ये कर देना चाहिए था। जो आज भारत सरकार करना चाह रही वो उस वक्त भी हो सकता था, लेकिन कई बार ये सब चीज़ें जब चल जाती हैं एक बार तो उसमें कुछ रुकावटें पैदा हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सही फैसला है सरकार का और अध्यादेश के बाद अब ये मामला कानून बनने की स्थिति में आ गया है। तो अब देखेंगे कि राज्यसभा में क्या होता है कि किस तरह से सरकार समर्थन जुटा पाएगी, क्योंकि ये तो यूपीए सरकार ने लेकिन लेकिन ये इसमें मुझे लगता है आसानी ज़्यादा होगी कि ये जो बाकी जो कंट्रोवर्शियल ऑर्डिनेंस है या अध्यादेश हैं उससे ज़्यादा सहूलियत से मुझे लगता है कि ये पास होने की इसकी उम्मीद है। लेकिन बड़ी बात ये है कि
एक जो डायस्पोरा है भारतीय, जिसका विजय राणा जी भी जिक्र कर रहे थे, उसमें दो कैटेगरीज है। एक नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं, और दूसरे ओवरसीज इंडियंस जिसको हम कहते हैं, जिसमें पीआईओज भी हैं, ओसीआईज भी हैं। तो मुझे लगता है कि अब चूंकि ये निर्णय कर लिया गया है, कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं भी जानता हूं जिन्होंने ये कार्ड अभी नहीं लिया है। तो एक मुझे लगता है कि एक मुहिम चलानी चाहिए सरकार में, हमारे एम्बेसीज के जरिए, कि जितने तमाम लोग हैं उनको एनकरेज किया जाए, ताकि जो अनिल चौधरी साहब या पिनाक जी कह रहे थे कि ये जो कम्युनिटी है उसको किस तरह से लेवरेज किया जाए, और भारत में आकर उनका जो इन्फ्लुएंस है, उनका दबदबा एक तो भारत में इस्तेमाल किया जाए और उनके जिस भी देश में है। तो मुझे लगता है कि एक ये भारत की स्ट्रेंथ है कि हमारा डायस्पोरा सब जगह मौजूद है, और चाहे वो पासपोर्ट होल्डर हो या गैर पासपोर्ट होल्डर हो। तो ये सब जो लोग गए हैं, इनका किस तरह से, जैसे कि आप देखिए न्यूक्लियर डील के वक्त जो भारतीय मूल के लोग हैं उन्होंने अमेरिका में बहुत एक अहम किरदार अदा किया। उन्होंने जो समर्थन जुटाया इस डील के लिए, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट था। तो मेरा मानना है कि हर जगह, हर मुल्क में, हर देश में हमारी जहां भी एम्बेसीज और पोस्ट हैं, तो इस एक तरह की एनकरेजमेंट होनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों को अभी तक मालूम नहीं है कि ओसीआई कार्ड क्या है। कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि ओसीआई इज नॉट ए ट्रैवल डॉक्यूमेंट, वो लाइफ लॉन्ग वीजा आपका जो पासपोर्ट है उस पर लगता है जी। तो ये सब जो बेसिक चीजें हैं, कई बार हमारे दिमागों में काफी कंफ्यूजन रहता है। तो इसको दूर करने के लिए एक सिंपल टर्म्स में अगर हमारी एम्बेसीज वगैरह ये करें, तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा होगा। जी अनिल चौधरी साहब, एक और चीज़ ये कही जाती है कई बार, चूँकि आजकल आतंकवाद की दुनिया में भी हम रह रहे हैं और उसका दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है मामला। ये कहा गया कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से अलग के लोग हैं, उन सभी को ये कार्ड मिलेगा, सिर्फ वहाँ उनको ब्रैकेट किया गया है। और लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो अमेरिकी पासपोर्ट होल्डर, हेडली का किस्सा हमारे सामने है, क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा को, हमारी आंतरिक सुरक्षा को किसी तरह का कोई ख़तरा तो नहीं होगा इससे? देखिए, अपने आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा तो देखना पड़ेगा, उसको हम नज़रअंदाज करना है। जो पाकिस्तान ओरिजिन के लोग हैं उनको पीआईओ भी नहीं मिलता है, और मेरी इंफॉर्मेशन ओसीआई भी नहीं मिलता है। जी हाँ। जिनके पास पहले पाकिस्तान का पासपोर्ट था। तो बाकी इतना है, आप उस तरफ तो बाद में देख लेंगे। हमें इतना, जैसे कि बताया बरुआ साहब ने, जो मेरा ये तजुर्बा था कि जो पहले जनरेशन यहाँ से गए थे उनका दिल ज़्यादा धड़कता है। जो वहाँ पैदा हुए हैं नेक्स्ट जनरेशन, उनका थोड़ा कम। लेकिन मोदी सरकार आने से एक जोश तो आया है एनआरआई कम्युनिटी में। यहाँ तो हमको मोदी व्यंग से कहते हैं, एनआरआई प्राइम मिनिस्टर भी कहने लगे थे, लेकिन जोश आया है। तो उसको क्यों ना यहाँ पर लाया जाए। उनसे कहिए आप अपना गाँव जहाँ से हैं वहाँ अडॉप्ट करिए, और जहाँ जिस शहर से हैं वहाँ पर आप मदद करिए, स्वच्छता लाइए, हेल्थ के सेक्टर में करिए, एजुकेशन में जिसका जो है। तो ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है। और वेरिफिकेशंस जो है प्रोसीजर्स, उनको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। और उनके, देखिए ओसीआई के लिए थोड़ा फीस भी ज़्यादा थी, इसलिए सब ओसीआई पसंद नहीं करते थे। जो बुजुर्ग थे जिनकी 75 साल की उम्र हो गई, वो जानते हैं कि 15 साल में मैं क्यों ज़्यादा पैसे दूं। तो वो एक फैसिलिटेशन पीआईओ कोई ख़राब बात नहीं थी। पिनाक जी, 2010 में जब ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था, उस वक्त में एक मांग ये भी उठी थी एनआरआईज की तरफ से, और मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे, कि साहब जो एनआरआईज हैं उन्हें भी मतदान का अधिकार होना चाहिए। वो अभी उसके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने उस समय भरोसा दिलाया था कि मतदान का अधिकार दिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि जो ख़ास करके पश्चिमी देश हैं, उनके देशों में जब चुनाव होते हैं तो उनके नागरिक यहाँ दूतावासों में, एम्बेसीज़ में जाकर के वोट डालते हैं। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्रवासी भारतीयों को मताधिकार का भी हक मिलेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम एनआरआईज की बात कर रहे हैं, जो इंडियन नेशनल्स हैं जी। हम ओसीआई और पीआईओ की बात नहीं कर रहे हैं। एक तो ये समझ लेना चाहिए। मैं मानता हूं कि एनआरआईज जो बाहर हैं उनको मतदान करने का हक देना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे देशवासी हैं। पर हमारी जो सिस्टम्स हैं उसमें फिर थोड़ी बदलाव ला, क्योंकि वो रजिस्टर नहीं कर पाते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकता है, जहाँ भी उनका होम टाउन है या
क्योंकि हमें तो कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट देना पड़ता है, क्योंकि हम कोई नेशनल वोट तो नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बैलेट वोट भी होता है। बैलेट वोट भी पोस्टल बैलेट होता है। जैसे हम लोग जैसे बाहर जब सर्व करते हैं इंडियन मिशंस में, अगर हम चाहें तो हम पोस्टल बैलेट दे सकते हैं, पर पोस्टल बैलेट का आपको पता होगा कि वो तभी खोला जाता है जब उसका तो नंबर सीमित होता है। वो जब गैप अगर दो कैंडिडेट्स में बहुत ज़्यादा है तब वो खोला ही नहीं जाता। इस तरह का भी कोई रूल है जहाँ तक मैं जानता हूँ। पर एनआरआईज को ये हक देना चाहिए। ऑनलाइन वोटिंग फैसिलिटी हो सकता है, आप एम्बेसी में भी हम लोग करते हैं। हम तो एम्बेसी में, मुझे याद है, हम लोग एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट करते थे। यूपीएससी के एग्जाम, वो अब बंद हो गया है, अब नहीं होता है, पर इस तरह के एग्जाम्स होते थे। हमारे पास वो पेपर्स आते थे, हम लोग कंडक्ट करते थे। बट अब एम्बेसीज कहाँ तक कितना करें वो भी तो एक, क्योंकि हमारी, आपको मालूम है, हमारी एम्बेसीज में स्टाफ कम है जी, लोग कम है, हमारी फॉरेन सर्विस भी बहुत सीमित है, वो छोटी तो है। दूसरी बात रही। लेकिन अमित बरुआ साहब, आपकी क्या राय है कि आप वोट का अधिकार होना चाहिए बाहर? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। वो भारत के नागरिक हैं, जी, उनको हक होना चाहिए और इस पे मुझे लगता है काम हुआ भी है और आगे भी होगा। और जैसे कि पिनाक जी कह रहे थे, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हाथी पे लाद कर अरुणाचल के किसी गांव में पोलिंग बूथ के लिए ले जा सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कोई वजह नहीं है कि हमारे जो दूतावास हैं या कॉन्सुलेट्स हैं वहाँ नहीं पहुँचे। और ये हक होना चाहिए और इसके बारे में चर्चा हुई है। और जैसे कि पिनाक जी भी कह रहे थे कि ये अंतर जो भारतीय नागरिक हैं, जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं, उनके लिए ये अधिकार होना चाहिए। और ये काफ़ी दिनों से मांग उनकी उठी है। और अगर हम चाहते हैं कि एक सेंस ऑफ कम्युनिटी और आइडेंटिटी, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि 20-30 साल भी विदेश में रहे हैं लेकिन अपना भारतीय नीला पासपोर्ट नहीं वो त्याग देना चाहते, तो उन लोगों के लिए खास करके अगर हम वोटिंग का हक देते हैं उनको, तो मुझे लगता है ये बड़ी बात होगी। विजय राणा साहब, आपकी क्या राय है मतदान के अधिकार के बारे में प्रवासी भारतीयों को? जी, पहले तो मैं अमित की बात पर टिप्पणी करना चाहूँगा कि मैं भी करीब 33 वर्ष से विदेश में हूँ और आज भी मेरे पास भारतीय पासपोर्ट है। तो और मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि इस देश की जो कहना चाहिए, इस देश में जो भी कुछ हो रहा है उसमें मेरी भी कुछ भागीदारी होनी चाहिए। और वोट एक ऐसा डेमोक्रेटिक राइट है, यदि आप किसी व्यक्ति को उसकी हिस्सेदारी देते, तो वो बड़ी खुशी के साथ इसको हासिल करना चाहेगा। तो मैं समझता हूँ कि यदि ये संभव है, यदि आपका कानून इसकी इजाज़त देता है, तो इस बारे में भी जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहिए। और बहुत सारे एनआरआई संगठन हैं जिनसे मेरा वास्ता रहता है ब्रिटेन में, वो सब चाहते हैं कि एनआरआईज को राइट ऑफ वोट होना चाहिए। इंग्लैंड का यदि उदाहरण लें तो वहाँ कॉमनवेल्थ सिटीजन्स जितने भी हैं, वो जैसे ही 1 साल वहाँ रह लेते हैं, अक्टूबर के महीने में वहाँ हर साल वोटर रजिस्ट्रेशन होता है। तो आप यदि वोटर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो 1 साल के अंदर कॉमनवेल्थ सिटीजन्स को वहाँ पर राइट ऑफ वोट मिल जाता है। तो जब दूसरे देश कर सकते हैं तो हमें भी उस दिशा में कदम उठाने चाहिए। और ख़ासतौर से अब देखिए, जो मेरा तर्क रहा है ब्रिटेन में, ख़ासतौर से मैं लोगों से मैं ये शेयर करना चाहूँगा, मेरी भावना है, कोई सलाह नहीं है, किसी से मैं ये मांग नहीं कर रहा हूँ। मैं बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ कि अब भारत को एक बड़े देश की तरह सोचना चाहिए। ये जो कल्चर ऑफ डिनायल की ये खतरा हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ये समस्या हो जाएगी, यदि हो भी जाए तो हम उस समस्या का कंट्रोल कर सकते हैं, उस समस्या को मैनेज कर सकते हैं जी। तो हमें कल्चर ऑफ गिविंग पैदा करनी चाहिए रादर देन द कल्चर ऑफ डिनायल। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे ये भी करना चाहूँगा, क्योंकि आप कई सालों से ये जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है इसको अटेंड कर रहे हैं, पिछले साल भी किया था, इस साल भी आपने किया। जो प्रवासी भारतीयों की समस्याएं हैं जिनके लिए अब एक अलग से मंत्रालय भी बना दिया गया है, क्या वो ठीक से एड्रेस हो पा रही हैं या कुछ और किए जाने की ज़रूरत है? देखिए, मुझे नहीं मालूम कहाँ तक ये टिप्पणी करना मेरे लिए उचित है, लेकिन नाराज़गी तो बहुत है। जो हमारे मिशन है वो सही ढंग से काम नहीं करते, स्थानीय लोगों की समस्याओं के संपर्क में नहीं आती। देवयानी खोबरगढ़े का यदि आप केस का यदि उदाहरण लें तो भारत में बहुत गुस्सा था, लेकिन बहुत सारे एनआरआईज वहाँ इस तरह से सोचते थे ये लोग डिजर्व करते हैं, ये लोग हमारे लिए कोई हेल्प नहीं करते, और कहना चाहिए बहुत गुस्सा है। आज भी यदि आप कई जगह जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कई मिशंस ऐसे हैं जहाँ घंटों घंटों लाइनें लगानी पड़ती हैं, जहाँ लोग
स्माइल करके जो बातचीत जो एक आप कहना चाहिए लंदन में आमतौर पर देखी जाती है, लोग मुंह फुलाए बैठे हुए हैं, हर चीज़ के लिए लाइन लगती है, हर चीज़ के लिए आपको एक विंडो पे जाना पड़ता है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि वीज़ा हो सकता है अब शायद कुछ दिन में, लेकिन अब से कुछ समय पहले तक, कुछ वर्ष पहले तक आप केवल पोस्टल ऑर्डर या कैश ही लेकर के जा सकते थे। क्रेडिट कार्ड या चेक जो है वो वीज़ा फी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, और बहुत सारे लोगों को भारी असुविधा होती थी। पोस्टल ऑर्डर लेने के लिए पोस्ट ऑफिस जाइए, कैश किसी के पास वहाँ लोग ज़्यादा रखते नहीं है। तो कहने की ऐसी छोटी छोटी निगलिंग प्रॉब्लम्स हैं। या कहेंगे कि यदि आपको पासपोर्ट रिन्यू करना है तो आप पुराना पासपोर्ट लाइए, पुराना यदि आपने दे दिया कि फिर इससे भी पुराना पासपोर्ट लाइए। खुद मेरे साथ मुझसे कहा कि वो पासपोर्ट लाइए जिस पासपोर्ट पर आप 32 साल पहले यहाँ ब्रिटेन में आए थे, जिस पे ओरिजिनल वीज़ा भारत सरकार का लगा हुआ था। अब वो पासपोर्ट कहाँ से मिलेगा? खैर, पत्रकार होने के नाते मैं कहने क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने दुरुपयोग किया सिस्टम का। मैंने किसी अधिकारी से जान पहचान निकाली, वो बात हो गई। तो कहने का मतलब इस तरह की जो माइंडसेट है ब्यूरोक्रेसी का कि वी कैन डिनाई दिस, इट इज़ आवर अथॉरिटी, वो माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। और इसीलिए यदि वहाँ पे बहुत कर्टियस ढंग से जल्दी से लोगों को चीज़ें मिलेंगी तो लोग इसका स्वागत करेंगे। अनिल चौधरी साहब, अभी आपने सुना विजय राणा साहब 32-33 साल से लंदन में जो महसूस कर रहे हैं, वो उन्होंने अपना एक उदाहरण दिया, लेकिन इस तरह के करोड़ों लोग हैं। बहुत सही कहा राणा साहब ने। देखिए, ऐसा है कि कोई भी लाइन में लग के और फॉर्म भर के वो हम लोग को रेड टेप काटना पड़ेगा, और क्यों नहीं कट सकता? बेस्ट आईटी ब्रेन्स इन दिस कंपनी, हमारी कंपनी जाके बाहर के देशों में उनके लिए काम कर रही है, तो हमारे लिए क्यों नहीं काम करेंगी? इट शुड बी मेड ईजियर। ऑनलाइन अप्लाई करिए, और ये जैसे कहते पैसे उस पर दीजिए, ऑनलाइन दीजिए। हो सकता है थोड़ा सा ऊपर से इसको देखना पड़ेगा कि उनको फैसिलिटेट करें। लाइन पे लगे हैं आप और ये मांग रहे हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये सब खत्म करना चाहिए, सिंप्लीफाई करना चाहिए। साहब, हम लोग सुबह शाम देश की एकता अखंडता की बात करते हैं, एकता में अनेकता की बात करते हैं, और ये एक बड़ा तबका, क्योंकि हमारा बड़ा देश है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से देश है, इसलिए हमारे प्रवासी भी विदेशों में बहुत ज़्यादा हैं, और ज़ाहिर उनकी समस्याएं भी हैं, उनको हम अपने से जोड़ें, अपने विकास में उनको शामिल करें, इसकी बात बार बार उठती है, लेकिन दिक्कतें हैं। पर मैं पहले वहाँ शुरुआत करूँ कि हमारे लिए वो क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो डायस्पोरा है। देखिए, हमारे यहाँ अभी कई अभियान चले हुए हैं, मेक इन इंडिया है, फिर वो बाकी जो हेल्थ साइड में है, तो इसमें ये लोग हेल्प कर सकते हैं संक्षेप में जी। हाँ, कि जैसे अपना इंस्टीट्यूशन है वो अडॉप्ट योर अल्मा मेटर, वहाँ पे आप कुछ करिए। जैसे IIT में आप पढ़े हैं तो वहाँ कुछ मदद कर दीजिए, कुछ हो सकता है। इस तरह की चीज़ें हमको प्रमोट करनी चाहिए। अमित बरुआ साहब, आपकी आखिरी टिप्पणी कि प्रवासी भारतीयों को आखिरी टिप्पणी ये है कि पहले तो ये बिल पास हो जाए। सबसे बड़ी बात ये है कि अध्यादेश को जो परिवर्तित किया गया है ये पास हो जाए, और जो सुविधाएं हैं, और जैसे कि मैं कह रहा था कि हम लोगों के दिमाग में कई बार काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है इन तमाम स्कीम्स के बारे में, तो सिंप्लीफाइड तरीके से, जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, इसको अगर हम प्रोपोगेट करें और लोगों को बताएं, तो मुझे लगता है कि विदेश में जो भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उनका लगाव है देश के साथ। मैं कई बरस पहले फिजी गया था, तो जब मैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचा तो पहली चीज़ जो टैक्सी ड्राइवर ने मेरे से पूछा कि आप जब वतन की खबर बताएं, तो मतलब इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, क्या खबर है। लेकिन ये जो लगाव है वो बहुत बेकरार है और बरकरार है, और लोग चाहते हैं कि ये लगाव बना रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित बरुआ साहब, पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब, अनिल चौधरी साहब और विजय राणा साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि भारतीय नागरिकता कानून में संशोधन होने के बाद और ये PIO और OCI कार्डों का विलय हो जाने के बाद प्रवासी भारतीयों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, उन्हें अपने देश में आने में आसानी होगी। इसी उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।